नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीधे रुख 15 शहर 15 रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को विभागों का बंटवारा कल होगा। ग्वालियर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो कल विभागों का बंटवारा कर देंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्रियों को 8 दिन बाद भी विभाग नहीं मिल पाए हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विभाग बंटवारे को लेकर सिंधिया और शिवराज सहित बीजेपी के बीच खींचतान चल रही है। ये माना जा रहा है कि विभागों पर सिंधिया अड़े हैं और जिसको लेकर आलाकमान तक मंथन किया गया है। लेकिन आज ग्वालियर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर ये कहा कि कल यकीनन वो मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर देंगे। लेकिन इस मसले पर कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर निशाना साधती रही है। दिग्विजय सिंह ने तो ये तक कह दिया था कि ये मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे का झगड़ा नहीं बल्कि लूट के बंटवारे का झगड़ा है। सिंधिया अपने मंत्रियों के लिए मलाईदार विभाग चाहते हैं और इसी को लेकर शिवराज भी परेशान है। अब देखना यही होगा कि कल मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होता है या फिर कोई नया पेज आने के चलते विभाग बंटवारा आगे टलता है। अब मंत्रियों सहित मध्य प्रदेश के विपक्ष और जनता की निगाह इसी पर बनी हुई है कि कल किन किन मंत्रियों को कौन से विभाग मिलते हैं या फिर एक बार फिर विभागों का बंटवारा आगे टलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ग्वालियर चंबल दौरे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आरोप है कि ये दौरा कहीं न कहीं पॉलिटिकल नज़र आ रहा है और उन्होंने इस बात की भी आशंका जाहिर की है कि हो सकता है आने वाला जो विधानसभा का उपचुनाव है उसे टालने की कोशिश की जा रही हो। आपको बता दें कि ग्वालियर और मुरैना में लगातार मरीज निकलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वहां दौरा करने का फैसला किया था। वहीं पीसी शर्मा के इन आरोपों पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया है। विश्वास सारंग की माने तो कांग्रेस कोरोना में भी राजनीति तलाश कर रही है और जहां तक बात चुनाव की तारीखों की है तो फिर ये काम चुनाव आयोग को करना है, ना कि बीजेपी को। दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आक्रामक रूप का समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आक्रामक रूप से सहमत नहीं रहने वाले नेताओं को पार्टी से किनारा करने की सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरे थे। उन्हें आगे भी पार्टी में लीडर की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने क्यों अपने आप को इससे अलग किया है, ये एक बड़ा सवाल है। दिग्विजय सिंह ने कहा है राहुल गांधी और प्रियंका की आज पार्टी को जरूरत है। कांग्रेस को लीडर को ये बीड़ा उठाना चाहिए कि वो एक एक ईंट जोड़कर पार्टी को बड़ा करने का काम करें। दिग्विजय सिंह ने चिदम्बरम की भी तारीफ करते हुए कहा है कि जेल जाने के बाद भी वो झुके नहीं हैं और ऐसे में पार्टी नेताओं को इस तरीके के नेताओं की जरूरत है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पार्टी के नेताओं को खुलकर समर्थन करना चाहिए। साथ ही पार्टी में रिफॉर्म की जरूरत है ताकि नीचे से लेकर AICC स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के महाकाल मंदिर में पकड़ाने के बाद कांग्रेस का आज प्रोटेस्ट यहाँ पर किया है और इसको लेकर जो है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज यहाँ पर जो महाकाल मंदिर है उसके जो पीछे का जो गेट है जिससे विकास दुबे ने जहाँ से सबसे पहली बार अंदर प्रवेश किया था महाकाल मंदिर के लिए, उस जगह को गंगा जल से धोया है। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस के तकरीबन 100 से अधिक यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उसके बाद जो है सज्जन सिंह वर्मा ने पहले पूजन पाठ किया और उसके बाद महाकाल मंदिर के बाहर का जो पीछे वाला जो रास्ता है जिसको शंख द्वार कहते हैं वहाँ पर जाकर पूजा पाठ की और उसके बाद जो है गंगा जल से उस स्थान को धोया है। इस मौके पर सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि जो है बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है गैंगस्टर और इनसे मिली भगत करने के बाद यहाँ पर महाकाल दर्शन करवाती है। लेकिन इस पर जो है मध्य प्रदेश के जो है मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सब कुछ कांग्रेस का पाखंड है। यूपी का दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी और उसके बाद एनकाउंटर के बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी
की जो है एसटीएफ आई हुई है और यहाँ पर उसका फिलहाल तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ चल रही है। बताया यही गया है कि इसमें जो है विकास दुबे उज्जैन जब पहुंचा था तो उसने तकरीबन 2 घंटे से अधिक समय उसने एक ऑटो में बिताया है। वो उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर उतरा, उसके बाद जो है यहाँ पर वहां से चल के सीधा एक ऑटो में बैठा और वो ऑटो में बैठने के बाद वो जो है रामघाट पहुंचा था। रामघाट पर वो नहाया भी है और नहाने के बाद सीधा महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा। फिलहाल बताया यही जा रहा है कि ये जो जगह है यहाँ पर उज्जैन आईजी, उज्जैन एसपी और डीआईजी सहित यूपी की एसटीएफ टीम जो है तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ कर रही है, जिसमें वो ऑटो वाला जिसके साथ जो है विकास दुबे यहाँ पर गया था, उसके बाद और साथ ही वो लोग जिन्होंने महाकाल मंदिर में उसे पहली बार देखा था, जिसमें पुल वाला और 3 से 4 जो है यहाँ के सुरक्षा कर्मी थे, उन सभी से लगातार पूछताछ कर रही है। और यूपी की एसटीएफ की टीम भी उनके साथ मौजूद है और फिलहाल आला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और वो राज उगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उज्जैन वो आया था कि आखिर उज्जैन में उसका साथ किन किन लोगों ने दिया, उज्जैन से जो है क्या कनेक्शन था विकास दुबे का और अब वो किस तरह यहाँ पर आया था, उसके बाद लगातार किन किन लोगों से संपर्क में रहा। तो ये सारे सब कुछ राज उगालने की फिलहाल अभी जो है उज्जैन पुलिस और यूपी की एसटीएफ टीम कर रही है। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके साले और भांजे को यूपी एसटीएफ की टीम ने रिहा कर दिया है। यूपी के नामी गैंगस्टर विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद उसके अपराधों की किताब बंद हो गई है। इसके बाद अब यूपी एसटीएफ पुलिस इस मामले से जुड़े लोगों को पूछताछ के बाद एक एक करके रिहा कर रही है। इसी क्रम में गैंगस्टर विकास के एमपी के शहडोल जिले में रहने वाले साले राजू खुल्लर व उसके बेटे को आज यूपी एसटीएफ की टीम सुरक्षित घर छोड़कर आई है, जिसके बाद राजू और उसके परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है। इस दौरान राजू खुल्लर ने कहा कि विकास को उसके किए की सजा मिल गई है। गौरतलब है कि विकास दुबे के साले राजू खुल्लर ने पहले ही कहा था कि 15 साल से उनका विकास से कोई नाता नहीं है और वे हर प्रकार की जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। पन्ना जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। यहां पर एक दुकानदार को कट्टा से धमकाते हुए वीडियो सामने आया है। बदमाश सरेआम कट्टा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। मामला पन्ना जिले के देवेंद्र नगर इलाके का है, जहां हर प्रसाद पटेल नाम का शख्स किराने की दुकान पर उधारी का सामान लेने पहुंचता है। दुकानदार ने जब उससे पुरानी उधारी मांगी तो उसे धमकाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वो अपने दोनों साथियों के साथ सरेआम सड़क पर कट्टा भी लहराने लगा और दुकानदार को मारने की धमकी देने लगा। पड़ोसियों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया जो सामने आया है और वायरल भी हो रहा है। घटना के बाद दुकानदार डरा और सहमा हुआ है। पीड़ित दुकानदार ने न्याय की गुहार लगाते हुए पन्ना पुलिस अधीक्षक के पास एक लिखित शिकायती आवेदन भी दिया है। सतना पन्ना रोड आज पूरी तरह से बंद रहा। लगभग 5 घंटे तक जाम का झाम रहा और वजह बनी एक पुल जो बरसों से जर्जर है। पन्ना मार्ग पर सुहावल का पुल है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और आए दिन यहाँ पे जाम लगता है। आज भी लगभग 5 घंटे तक जाम रहा और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पुल में जाम होने की वजह से पैदल यात्री और बाइक सवार उफनाती नदी में रपटा पार करते नजर आए, जो किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे। यदि पानी बढ़ता और ऊपर कहीं बरसात होती तो कई लोगों की जान आफत में फंस सकती थी। ताज्जुब की बात यह है कि लगभग 5 घंटे तक जाम रहा, लेकिन प्रशासनिक अमला और पुलिस बल नदारद रहा। लोगों को कोई समझाने वाला नहीं था कि रपटा पार करना जान में जोखिम डालने के बराबर है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया और सांसद गणेश सिंह के फोन के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और बेतरतीब खड़े वाहनों को अगल बगल किया और रास्ते को साफ कराया। हालांकि अब पुल की मरम्मत का कार्य भी जल्द पूरा करने का आश्वासन जिला प्रशासन दे रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना बम का फूटना लगातार जारी है। रोज सैकड़ों की संख्या में नए मरीजों के सामने आने के बाद अब चिंताएं इस बात की ओर होने लगी है कि क्लस्टर स्प्रेड को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर सरकार अभी भी ये कह रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं बनी है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जरूर क्लस्टर स्प्रेड के रूप में कई जगह पे मामले सामने आ रहे, जिसमें बीरगांव और बनपुर जैसे कुछ क्षेत्रों को चिन्हांकित किया गया। बहरहाल कोरोना पीड़ितों की संख्या की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में आंकड़ा 4000 के करीब पहुंचने वाला है, तो वहीं एक्टिव मरीज की संख्या भी 700 के आसपास है, जो बताने के लिए काफी है कि चिंताजनक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि लगातार रियायतों का जो दौर है वो लगातार जारी है। जिस तरह से रियायतें लगातार लोगों को मिलती गई,
बाजारों में भीड़ उमड़ती गई और शायद ये भी वजह है कि लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो एक के बाद दूसरे तक अलग अलग वर्गों तक फैलता गया। स्थिति यह है कि राजधानी रायपुर में कमोबेश हर वर्ग को कोरोना ने अपने गिरफ्त में लिया हुआ है। इसके रोकथाम को लेकर व्यापक स्तर पे धरातल पे कोशिशें तो की जा रही है, मगर आज तक के तमाम शासकीय कोशिशों पे कोरोना का संक्रमण भारी पड़ता नजर आ रहा है। बहरहाल देखना होगा इस गंभीर चुनौती से हमारे जिम्मेदार कैसे निपटते हैं। लोगों के मन में कोरोना के प्रति जो भय है वो कब तक दूर होता है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के कलेक्ट्रेट परिसर अब यहां के आंचलिक पकवानों की खुशबू से महकेंगे। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि 15 अगस्त तक सभी जिलों के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में गढ़ कलेवा खोला जाए। गढ़ कलेवा वो संस्थान है जहां पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन रियायती दरों पर लोगों को मुहैया कराए जाते हैं और अब प्रदेश के सभी जिलों में 15 अगस्त से ये सुविधा मौजूद होगी, जहां पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का आनंद लोग ले पाएंगे। ये कवायद इसलिए की जा रही है ताकि प्रदेश की संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा सके। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कई बांस गीत और सुआ कर्मा ददरिया के कुछ ऐसे गीत हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, उनको फिर से जीवन करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा और इसलिए संस्कृति विभाग द्वारा ये कवायद की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो भी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं होंगी वो पारंपरिक वेशभूषा में ही इसका संचालन करें। ऐसे में जिले के कई गांव हैं जो बारिश के दिनों में मुख्य मार्गों से कट जाते हैं। ऐसा ही गांव है जग्गावरम जो घोर नक्सल प्रभावित है। इस गांव की एक महिला को परसों पीड़ा हुई, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण घाट पर करीब 3 किलोमीटर कोरा पार लाया गया। वहां से स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद एम्बुलेंस गाँव तक तो पहुंची, लेकिन बीच में उफलता नाला मिला। पीड़ा से तड़प रही महिला को बचाने के लिए एम्बुलेंस चालक दिलीप ने उफलते नाले को पार कर महिला को चिंतागुफा अस्पताल पहुँचाया, जहाँ महिला का इलाज चल रहा है। केंद्र हो या फिर राज्य, सरकारी विकास को लेकर बड़े बड़े दावे जरूर करती है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। 15 साल सत्ता से दूर रही कांग्रेस के उन लोगों के चेहरे काफ़ी खिले हुए थे जब सत्ता में कांग्रेस काबिज हुई, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष करके सत्ता में बैठाया था कांग्रेस को, और उनकी यही आस थी कि लाल बत्ती में उनका नंबर इस बार ज़रूर लगेगा। और यही वजह है कि एक बार फिर से कवायद तेज हुई है, लिस्ट बनी है, काफ़ी लंबी चौड़ी सूची तैयार हुई है, जिसमें कि संसदीय सचिव और लाल बत्ती पाने वाले बहुत सारे लोग शामिल हैं। बस्तर की बात करें तो सत्ता की कुंजी कहलाता है बस्तर। ऐसे में बहुत सारे जो चेहरे हैं वो लाल बत्ती की आस में कहीं पर मायूस हो रहे हैं तो कहीं पर खुशियां भी हो रही हैं। हालांकि जिस तरह की सूची बनाई है, कांग्रेस आलाकमान को भेजी गई है, उसके बाद बहुत सारे चेहरे इस बात पर निराश हैं क्योंकि गुटबाजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी है। अब सवाल ये उठता है कि जिसके गुट काफ़ी ज़्यादा हावी होंगे, जिनकी पहुंच आला कमान तक होगी, जिनकी पहुंच सत्ता के गलियारे तक होगी, शायद उन्हें ही लाल बत्ती का सुख जो है वो भोगने मिलेगा और बाकी को लाइन से बाहर किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर जिस तरह की खलबली मची है कि जो लंबे समय से आस लगाए थे कि उन्हें कांग्रेस से लाल बत्ती का जो है वो तोहफा मिलेगा, ऐसे लोग भी हैं जो जिन्हें नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे विद्रोही स्वर भी हैं धीरे धीरे जो है उभरने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि लाल बत्ती के बंटवारे के बाद और संसदीय सचिव के बंटवारे के बाद जो है हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर घमासान मच जाए, और उसके पीछे बात वही है कि गुटबाजी जो है वो सबसे ज़्यादा हावी हो रही है। बस्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर 3-4 ऐसे गुट हैं जो काम कर रहे हैं, उसमें कई गुट तो ऐसे हैं जो सत्ता के गलियारे तक काफ़ी बड़ी पहुँच रखते हैं। आधा दर्जन के आसपास जो नाम है वो बस्तर से गए हुए हैं लाल बत्ती के लिए, और उसमें 2-3 नाम ही हैं जो है वो पहली पंक्ति की सूची में हैं, बाकी नाम को किनारे किया गया है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं। ऐसे में अब इंतज़ार है सभी लोगों को, खासतौर से बस्तर के लोगों को, कि किसे लाल बत्ती का सुख जो है वो भोगने को मिलता है और किस तरह की घमासान जो है आने वाले दिनों में दिखाई देती है। कोरोना की बढ़ती मरीजों को देखते हुए आप कांकेर जिले में 100 सीटर की कोविड अस्पताल शुरू किया गया है। 14 सदस्यीय टीम के साथ यहां पर कोरोना मरीजों की उपचार जारी है। पहले दिन कांकेर में गुरुवार को मिले 2 मरीज के अलावा पड़ोसी जिले नारायणपुर के 23 मरीजों को यहां इलाज के लिए भर्ती किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर कोविड अस्पताल के आसपास के इलाके को सील करने के साथ ही मेडिकल स्टाफ अलावा किसी अन्य को यहां आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पहले तक कांकेर जिले के मरीजों को एम्स रायपुर और मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में भर्ती किया जाता था। अलवेलापारा के मॉडल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाने का काम पिछले 3 महीने से चल रहा था। भर्ती मरीजों के इलाज व देखरेख के लिए यहां 14 सदस्यीय मेडिकल स्टाफ नियुक्त किया गया है, जो अगले 14 दिन तक
यहाँ अपनी सेवाएं देंगे तथा कोविड अस्पताल के पीछे मॉडल कॉलेज के हॉस्टल में ही रहेंगे। अस्पताल में इस स्टाफ की ड्यूटी 6-6 घंटे की होगी। 14 दिन ड्यूटी पूरी करने के बाद स्टाफ परिसर से बाहर बने हॉस्टल में 7 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। प्रत्येक 14 दिन बाद अस्पताल में स्टाफ का पूरा बैच बदल जाएगा। प्रत्येक बैच में 1 MBBS डॉक्टर, 9 स्टाफ नर्स, 2 लैब असिस्टेंट, 2 फार्मासिस्ट व 3 सफाई कर्मी के अलावा गार्ड तैनात रहेगा। कोविड अस्पताल में तैनात स्टाफ की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किया गया है। 6 घंटे ड्यूटी पूरी करने के बाद अस्पताल में हॉस्टल जाने के मार्ग में बने डंपिंग एरिया में 4 चरणों से गुजरते पहले पीपी किट उतारेंगे। अस्पताल के ICU में 10 बेड है, जिसमें गंभीर मरीज के लिए 5 वेंटिलेटर भी है। जहां कोरोना मरीजों को जगदलपुर से लेकर रायपुर मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता था, वहां पर न भेजते हुए अब कांकेर जिले में है सभी कोरोना मरीजों की इलाज हो सकेगा। वन क्षेत्र मानपुर में 100 एकड़ से अधिक के जंगलों में बांस के बांबू लगे हुए हैं और इन बांबुओं की देखरेख और कटाई नहीं होने के कारण ये सब खराब होते हुए और सड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वन विभाग की एक बार फिर लापरवाही सामने आई है कि विजुअल में आप देख सकते हैं कि स्थिति किस तरीके से है और ये लापरवाही कहीं ना कहीं वन राजस्व को हानि पहुंचाता है। और इसके बाद इसकी जानकारी हमने वन मंडलाधिकारी BP सिंह राजनांदगांव को दी, जिसके बाद उनका कहना था कि मीडिया के सामने मैं आने में ऐतराज नहीं हूं और बाइट भी इस मामले में नहीं दे पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वन विभाग की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है और इसे दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है और लाखों रुपए की राजस्व की हानि वन विभाग को हो रही है। वहीं हम आपको बता दें कि उनका कहना था कि इस क्षेत्र में कटाई नहीं हो पाई है और लॉकडाउन के कारण ये स्थिति है, लेकिन जंगलों में आप देख सकते हैं कि जो बांस की कटाई है कई सालों से नहीं हो पाई है। और उज्जैन विकास दुबे को लेकर बड़ा खुलासा, नया खुलासा। 3 घंटे तक ऑटो में बैठकर घूमा, नानाखेड़ा बस स्टैंड से पकड़ा था ऑटो, शिप्रा नदी के रामघाट पर भी कुछ देर रुका था। ऑटो से ही विकास दुबे पहुंचा था महाकाल मंदिर। घुमाने वाले ऑटो का मालिक सामने आया है। ऑटो के मालिक ने बताया देवास गेट से महाकाल तक उसके ऑटो में गया था विकास। तो ये एक और खुलासा, अब ऑटो का मालिक भी सामने आ गया है, उससे पुलिस ने पूछताछ भी की थी। आपको बता दें कि अब यूपी STF ने पूछताछ की थी 3 सिक्योरिटी गार्ड, फूल वाले और ऑटो वाले से। तो अब खुलासा यह आया है कि नानाखेड़ा बस स्टैंड से उसने ऑटो पकड़ा था, शिप्रा नदी के रामघाट पर भी वो कुछ देर रुका था, ऑटो से ही पहुंचा था महाकाल मंदिर। विकास दुबे को घुमाने वाले ऑटो का मालिक अब सामने आया है। ऑटो मालिक ने बताया देवास गेट से महाकाल तक उसके ऑटो में गया था विकास दुबे। अब उनने ड्राइवर ने किसको घुमाया किसको नहीं घुमाया मेरे को तो पता नहीं, और ड्राइवर से अभी तक मेरा संपर्क हुआ नहीं है। और थाने वाले भी मिले थे, थाने वाले लेके गए थे। अब थाने वाले ने उनसे क्या पूछा, क्या बात हुई, मेरे को अभी तक मालूम नहीं। मेरी गाड़ी अभी उसने 2 दिन ही हुए चला हुआ है, परसों के रोज चलाई थी और कल के दिन बस मालूम पड़ रहा। देवास गेट से बिठाया था और ड्राइवर ने और महाकाल लेके गया था बस। था ऑटो वाला जिसकी आपने बात सुनी। ऑटो में बैठकर विकास दुबे उज्जैन 3 घंटों तक ऑटो में घूमता रहा। महाकाल मंदिर भी ऑटो से पहुंचा था वो। और ऑटो के मालिक अब सामने आया है, उसने बयान दिया है। पूरी कहानी ऑटो के मालिक ने अब बताई है कि कैसे कैसे वो ऑटो में चढ़ा, देवास गेट से महाकाल तक ऑटो में था। आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, अब ऑटो चालक का, जो ऑटो का मालिक था, उसका बयान भी आ गया है। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे परत भी खुल रही है। पहले बताया गया था कि बस से सीधा वो वहां पर मंदिर पहुंचा, लेकिन अब जो बात सामने आई है वो सीधी तौर पे यही आ रही है कि बस से सुबह 4:30 बजे झालावाड़ से वो चला था और
सुबह 4:30 बजे के आसपास उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर उतरा। उसके बाद वहां से उसने वो ऑटो लिया है और ऑटो लेने के बाद सीधे शिप्रा नदी के वहां पर पहुंचा। शिप्रा नदी पर उसने एक पूजा भी कराई है किसी पंडित से और उसके बाद वहां पर उसने स्नान करने के बाद सीधे महाकाल मंदिर गया और वहां पर उसने अपने आप को सरेंडर किया था। तो सब जानते हैं कि जिस तरह से उसने सरेंडर किया था, लेकिन इस 3 घंटे तक, तकरीबन पौने 3 घंटे तक वो ऑटो में उज्जैन के शहरों में घूमता रहा और अलग अलग जगह पर भी गया है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो विकास जो दुबे था वो ये पहली बार नहीं था कि उज्जैन आया हो, लेकिन वो लगातार उज्जैन आता रहा और इसी बीच उसको पता भी था कि कहाँ का क्या क्या है और इसी को लेकर उज्जैन के शिप्रा नदी के रामघाट पर भी गया और वहां पर उसने स्नान भी किया है। जी, तो अब धीरे धीरे सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि कैसे कैसे विकास दुबे पहुंचा उज्जैन में कैसे ऑटो में सफर किया। 3 सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ की बात कही गई थी यूपी एसटीएफ की। बिल्कुल, देखिए पूछताछ अभी चली रही है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि पिछले तकरीबन 5 घंटे से यहाँ पर पूछताछ चल रही है, जिसमें जो मंदिर के निजी सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं, साथ ही वो फूल बेचने वाला भी युवक शामिल है और उसके साथ ही कुछ 2 अन्य लोगों को भी और पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गया। तो पिछले 5 से 6 घंटे से लगातार जो है उज्जैन के आला अधिकारी, जिसमें उज्जैन आईजी, एसपी और डीआईजी तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि यूपी एसटीएफ की टीम भी है जो लगातार तो आप नजर बनाए रखें, आगे भी बहुत सारे खुलासे लगता है होने बाकी है। शुक्रिया आपका अनंत तमाम जानकारी देने के लिए। और सागर के पुराने कलेक्टर परिसर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक स्कूटी के अंदर सांप बैठा दिखाई दिया। सांप को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 4 फीट लंबे कोबरा सांप को पकड़ा। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सांप स्कूटी में बैठा हुआ था। उसके बाद एक्सपर्ट को बुलाया गया और फिर इस सांप को पकड़ा गया। तो स्कूटी में सांप था, इस सांप को देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसके बाद एक्सपर्ट को बुलाया गया और फिर एक्सपर्ट ने ये 4 फीट लंबे कोबरा सांप को पकड़ा। गनीमत रही कि जिसकी स्कूटी थी वो इस स्कूटी पर उस समय चढ़ा या चढ़ी नहीं तो ये सांप काट भी सकता था, लेकिन उससे पहले ही नजर पड़ी और फिर एक्सपर्ट को बुलाकर इस सांप को निकलवाया गया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।